नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की क्लास में हम आधुनिक उपागम के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने परंपरागत उपागम के बारे में चर्चा की थी। आधुनिक उपागम में जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि समाजशास्त्रीय उपागम, राजनीतिक व्यवस्था उपागम और व्यवहारवादी उपागम और राजनीतिक विकास उपागम आते हैं। आज हम इस वीडियो में समाजशास्त्री उपागम और राजनीतिक व्यवस्था उपागम के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रथम आता है समाजशास्त्रीय उपागम। समाजशास्त्रीय उपागम, जिसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें सामाजिक मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है। समाजशास्त्र में प्रत्येक व्यक्ति की मनोवृत्ति, मूल्य, विश्वास, ये सभी इसमें पृथक पृथक होते हैं और इन सभी मनोवृत्ति, मूल्य, विश्वास, इन सभी का अध्ययन इसमें शामिल किया जाता है। राजनीतिक में किस प्रकार का आचरण प्रभावित होता है, यह समाज से ही हमें पता चलता है। इसमें समाज के अंतर्गत, या हम कहें कि राजनीतिक व्यवस्था में समाजशास्त्रीय अध्ययन जब हम करने जाते हैं तो इसमें परिवार की क्या भूमिका है, विद्यालय, गांव, जाति समूह, मजहबी निष्ठा मतलब धर्म, औद्योगिक घराने, जनसंचार के साधन, इन सभी संस्थाओं का विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है बच्चों। और इसमें समाजशास्त्र उपागम को अपनाने पर इन सभी प्रश्नों के हल ढूंढते हैं। किस प्रकार के प्रश्नों के हल ढूंढते हैं बच्चों? वो इस प्रकार के प्रश्नों के हल ढूंढते हैं कि यदि मेरे माता पिता किसी एक दल विशेष को पसंद करते हैं तो क्या मैं भी उसी दल विशेष को पसंद करूं? क्या वह मेरे लिए वर्तमान परिस्थितियों में उचित रहेगा? मेरे लिए क्या वह इस प्रकार की नीतियां बना सकेगा जिससे कि मेरा विकास हो सके? या फिर भारत में ऐसे कौन से दल हैं जो देश के विकास के लिए, भारत देश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं? क्या उन्होंने नारी हितों के लिए कुछ कार्य किया है? क्या उस दल ने जाति और राजनीति के बीच जो गहरी खाई आ गई है उसको पाटने का कार्य किया है? मतलब समाज में जितने भी संगठन हैं, पारिवारिक संगठन, विद्यालय, गांव, इन सभी का समाजशास्त्रीय स्तर पर अध्ययन किया जाता है। ऐसा समाजशास्त्रीय उपागम को मानने वाले या समाजशास्त्रीय उपागम को लेकर अध्ययन करने वाले विचारकों में नाम आता है M.N. श्रीनिवास का, S.C. दुबे, T. जिंकिन, A.R. देसाई, आंद्रे बेते, रजनी कोठारी और T.K. मेनन। ऐसे बहुत से समाजशास्त्री विचारक हैं जिन्होंने गहन अध्ययन किया है और इस उपागम का उपयोग किया है। विद्यार्थियों, इसमें पहला बिंदु हम लेते हैं कि बहुल संस्कृति, विभिन्न मजहब, भाषाई समूह, जाति और जनजातियों की विद्यमानता। प्रिय विद्यार्थियों, समाज में बहुल संस्कृति के लोग विद्यमान हैं, बहुत से धर्मों के लोग विद्यमान हैं, भाषाई समूह हैं, जाति हैं, जनजाति सबकी विद्यमानता भरपूर संख्या में है। इन सभी का हमारी राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित जो विषय हैं या प्रश्न हैं उन पर क्या उनका नजरिया है, ये जानने का प्रयास किया जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं अपने शब्दों में कि लोकतंत्र लोकप्रिय जनादेश की अवधारणा पर आधारित है, न कि लोक लुभावन जनादेश पर। शक्ति संरचना पिरामिड के समान है। निचले स्तर पर ग्रामीण शक्ति संरचना और नेतृत्व है। शक्ति संरचना मतलब पावर सबसे कम किस स्तर पर है और अधिक किसके पास है, तो जिसमें निचले स्तर पर बात की गई है वह ग्रामीण शक्ति संरचना की बात आती है।
यदि हम विद्यार्थियों समाजशास्त्रीय अनुसंधान के मुद्दों को या विषयों को देखें तो जो चर्चा अत्यधिक होती है समाजशास्त्रीय उपागम के अंतर्गत, उसमें लैंगिक मुद्दे आते हैं, पर्यावरण से संबंधित विषय आते हैं और उपेक्षित वर्गवादी अथवा निचले वर्गों से जुड़े मामले ऐसे आते हैं जिन पर अध्ययन किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अलावा नारी सशक्तिकरण, बाल श्रम, इस प्रकार के ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, समाजशास्त्रीय मुद्दे हैं जिन पर अनुसंधान किया जा सकता है और समाजशास्त्रीय उपागम का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं राजनीतिक व्यवस्था उपागम की। प्रिय विद्यार्थियों, राजनीतिक व्यवस्था उपागम में सबसे महत्वपूर्ण नाम जो लिया जाता है डेविड ईस्टन का। इस चित्र में आपको डेविड ईस्टन का यह चित्र डेविड ईस्टन का है और इन्होंने पुस्तक लिखी है द पॉलिटिकल सिस्टम, जो 1858 में प्रकाशित हुई थी। और राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत केवल औपचारिक संस्थाएं कौन सी? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का ही समावेश नहीं किया था, बल्कि हर प्रकार की गतिविधियां भी शामिल होती हैं। अर्थात ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका ही नहीं है, इसमें राजनीतिक दल, दबाव समूह, इन सभी का भी अध्ययन किया जाता है। डेविड ईस्टन ने कहा, राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था जिससे उस समाज में बाध्यकारी या अधिकारपूर्ण आवंटन होते हैं। अर्थात राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था है जिससे बाध्यकारी और अधिकारपूर्ण आवंटन किसे कहते हैं? नीति निर्धारण। मतलब राजनीतिक व्यवस्था जब समाज में क्रिया प्रतिक्रियाएं करती हैं तो क्या निकल कर बाहर आता है? नीति निर्धारण। भी किन विषयों पर, किन मांगों पर नीतियों का निर्धारण करना है, यह निकल कर आता है। इसे कहते हैं अधिकारपूर्ण आवंटन। व्यवस्था के द्वारा कुछ ऐसी नीतियां निर्धारित की जाती हैं जो समाज में रहने वाले सभी लोगों के लिए बाध्यकारी होती हैं। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य में अनुशासन बनाए रखने के लिए नीतियों का निर्धारण आवश्यक है और समाज में जब तक ये नीतियां लागू नहीं होती तब तक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कार्य नहीं करती। अर्थात केवल राजसत्ता का उपयोग करने वाले व्यक्ति ही ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो सभी के लिए मान्य हो। राजसत्ता का उपयोग कौन कर रहा है बच्चों? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। राजसत्ता का उपयोग करने वाले व्यक्ति ही ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो सभी के लिए मान्य हो। हर राजनीतिक व्यवस्था में बाध्यकारी शक्ति होती है और यह बाध्यकारी शक्ति ही राजनीतिक व्यवस्था को अन्य व्यवस्थाओं से भिन्न बनाती है। अब विद्यार्थियों, बात आती है राजनीतिक दल। जैसे मैंने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ही शेष नहीं है, इसमें राजनीतिक दल भी विद्यमान होते हैं, मजदूर यूनियनें और अनेक ऐसी संस्थाएं निर्णय लें जो कि नीतियों को निर्धारित कर सकती हैं, पर वे बल प्रयोग द्वारा अपने आदेशों को मनवाने का अधिकार नहीं रखती। कि बल प्रयोग द्वारा कैसे? कि भाई किसी भी दल की कोई मांग है तो वह दल या मजदूर यूनियन या कोई भी दबाव समूह जो है वो सरकार पर दबाव नहीं बना सकती। सरकार को उचित और अनुचित का निर्णय करके ही वह उन पर कार्य करेगी। इसके ठीक विपरीत राजनीतिक व्यवस्था सत्ता और शक्ति के बल पर अपनी नीतियां लागू करवा सकती है। अगर वह निर्णय, वो नियम, वे कानून जनता की भलाई के लिए हैं तो वह सत्ता, वह राजनीतिक व्यवस्था है ना, वो शक्ति के बल पर भी वो नीतियों को लागू करवा सकती है। ऐसा डेविड ईस्टन अपने राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत में कहते हैं। जी आमंड कहते हैं राजनीतिक व्यवस्था उस वैध व्यवस्था का नाम है, वैध यानी कानूनी, वैध व्यवस्था का नाम है जो समाज को सुव्यवस्थित रखती है अथवा जिसके माध्यम से रूपांतरण का कार्य होता है। मतलब पूरी सामाजिक व्यवस्था को, पूरे राज्य व्यवस्था को व्यवस्थित रखना, अनुशासित रखना ही क्या है? राजनीतिक व्यवस्था है। अब इन्होंने कहा रूपांतरण का कार्य करती है, तो रूपांतरण में क्या आया? रूपांतरण का मतलब होता है निवेशों को निर्गतों का रूप प्रदान करना। निवेश क्या होते हैं और निर्गत क्या होते हैं? निवेश को इनपुट
और अंग्रेजी में, और निर्गतों को आउटपुट कहते हैं। अब ये इनपुट और आउटपुट क्या है ये बच्चों अभी हम समझते हैं। अभी राजनीतिक व्यवस्था वैध यानी न्यायसंगत अधिकारों से युक्त होती है। राजनीतिक व्यवस्था वैध यानी कि वैध यानी कानूनी है ना, जिसको जनता का समर्थन प्राप्त है, वो न्यायसंगत है और अधिकारों से युक्त होती है। मतलब वह आधिकारिक वैध है, उसको जो शक्ति प्राप्त है वो न्यायिक रूप से मतलब कानूनी रूप से उसे प्राप्त है और वह उसे लागू करवा सकती है। जहाँ सर्वसम्मति नहीं होती वहाँ जोर जबरदस्ती का पक्ष भारी हो जाता है, और जहाँ सर्वसम्मति चलती है वहाँ जोर जबरदस्ती कमजोर पड़ जाती है, ऐसा आमंड के द्वारा कहा गया है। व्यवस्था विश्लेषण पर बल देने वाले विद्वानों में डेविड ईस्टन का नाम सबसे सर्वोपरि है, जैसा हमने पहले बताया। ईस्टन की 2 कृतियां हैं, एक तो राजनीतिक व्यवस्था जो 1858 में, दूसरी जो कृति है उनकी ग्रंथ है वो है राजनीतिक जीवन का व्यवस्था विश्लेषण। विद्यार्थियों इनकी दोनों पुस्तकों को आपको ध्यान रखना होगा, वस्तुनिष्ठ में आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद ईस्टन के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में निवेश और निर्गत होते हैं। जैसे कि आमंड ने कहा था निवेश और निर्गत की बात की थी, वही बात ईस्टन ने कहा है निवेश और निर्गत, मतलब इनपुट और आउटपुट। निवेश क्या होते हैं विद्यार्थियों? निवेश से अभिप्राय क्या है? मांगे और समर्थन। मतलब राजनीतिक व्यवस्था को निवेश के रूप में क्या प्राप्त हुआ? डिमांड, मांगे, किससे? जनता से। और समर्थन, समर्थन किससे? जनता से, है ना। पॉलिटिकल पार्टी को या सरकार को बने रहने के लिए भी किसकी आवश्यकता है? समर्थन की आवश्यकता है। अच्छा, मांगे कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि सार्वजनिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षण सुविधाओं की मांग तथा विचार और अभिव्यक्ति की मांग, रोजगार की मांग। ऐसी हमारे सामने बहुत सारी, हमारी जनता के पास बहुत सारी मांगे हैं जिन्हें पूरा करना किसका कार्य है? राजनीतिक व्यवस्था का। इसके अतिरिक्त कुछ राजनीतिक मांगे भी होती हैं, जैसे मताधिकार की मांग, मतलब मत देने का अधिकार जो हमें प्राप्त हो चुका है। राजनीतिक दल या संघ बनाने की मांग कि हम अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकें या कोई संगठन बना सकें। सरकारी संस्थाओं और अधिकारियों के समक्ष अपनी मांगे रखने का अधिकार, मतलब हमारी कोई मांग है उसको वाजिब तरीके से हम उन सरकारी संस्थाओं को के समकक्ष रख सकें। तो निवेश क्या हो गया बच्चों? निवेश हो गया मांगे और समर्थन। मांगे जो भी सरकार हमारे समकक्ष है, सत्तारूढ़ सरकार है, उससे हम अपने विकास के लिए मांगे रख सकें, और साथ में हम उसको क्या दें? साथ में हम उसे समर्थन दें। इसके बाद डेविड ईस्टन के अनुसार किसी भी देश की जनता केवल मांगे ही नहीं रखती बल्कि वे राजनीतिक व्यवस्था को समर्थन भी प्रदान करती है। जैसे मैंने कहा, मांगों के साथ समर्थन भी जरूरी है। समर्थन से अभिप्राय है जनता द्वारा करों की अदायगी, मतलब समय समय पर टैक्स चुकाना, कानूनों व नियमों का पालन करना और शासनाधिकारों के प्रति श्रद्धा का भाव रखना। मतलब हमने टैक्स चुका दिया, जो भी हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो हम समय समय पर अपने टैक्सों की अदायगी करते रहें, और कानूनों का जो राजनीतिक व्यवस्था ने हमारे विकास के लिए जो कानून बनाए हैं, जो हमारे लिए नियम बनाए हैं, उनका हम पालन करें। और शासनाधिकारी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के प्रति हम श्रद्धा भाव रखें, हम उसकी उपेक्षा नहीं करें। ये समर्थन के अंतर्गत आता है। इसके बाद निर्गत क्या होता है बच्चों? निर्गत इन मांगों के फलस्वरूप प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। क्या मतलब हुआ विद्यार्थियों? कि निर्गत के रूप में क्या निवेश के रूप में क्या प्राप्त हुआ? मांगे और समर्थन प्राप्त हुआ। तो मांगों से राजनीतिक व्यवस्था कुछ निर्णय लेगी। शासनाधिकारी मांगों को पूरा करने या उनमें हेरफेर करने के लिए अपने सीमित साधनों का पूरा उपयोग करते हैं। मतलब शासनाधिकारी, मतलब राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका जो है वो उन मांगों को पूरा करने के लिए जो भी उसके पास प्रचुर मात्रा में जो भी साधन है उनके आधार पर उसका बनाएगी, उनके आधार पर वे नियम नीतियां बनाएगी। इस प्रकार जनता की मांगे सरकारी नीतियों या निर्णयों के रूप में ग्रहण करते हैं। इन नीतियों और निर्णयों को ईस्टन ने निर्गत कहा है। मतलब जो मांगे
राजनीतिक व्यवस्था में निवेश के रूप में प्राप्त हुई हैं, वही मांगे निर्गत के रूप में राजनीतिक व्यवस्था क्या देगी? नीतियां और निर्णय बना करके देगी। इन नीतियों और निर्णयों को ईस्टन ने निर्गत कहा है, मतलब आउटपुट कहा है, अर्थात जनता की मांगे निवेश है और संसद, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका द्वारा जो लिए गए निर्णय हैं वो क्या कहलाए बच्चों? निर्गत कहलाए, आउटपुट कहलाए। इन निर्णयों की वजह से ही लोगों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का वितरण होता है। मतलब यह जो निर्णय किए गए, निर्गत के रूप में जो निर्णय किए गए, इन निर्णयों की वजह से जो भी समाज में सरकार ने जो वस्तुएं उपलब्ध कराई हैं, सेवाएं उपलब्ध कराई हैं, जो खाद्य सामग्री, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं, जो भी शिक्षा, जो भी कुछ उपलब्ध कराया है, उसका वितरण होता है, वह समान रूप से वितरण किया जाएगा। उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, साथ ही प्रतिष्ठा और सम्मान भी मिलता है। ये सारी सुविधाएं प्राप्त हुई किसको? जनता को, और प्रतिष्ठा भी मिलती है और सम्मान भी प्राप्त होता है। निर्गत ही वह साधन है जिसके जरिए लोगों की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति निष्ठा बनी रहती है। निर्गत ही वह साधन होता है जिसके जरिए लोगों की राजनीतिक व्यवस्था की प्रतिष्ठा बनी रहती है, अर्थात कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तभी तक ही विद्यमान रहेंगी जब तक कि वे जनता की मांगों को पूरा करती रहे, वाजिब मांगों को, है ना, उचित मांगों को, वैध मांगों को पूरा करती रहे और अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखें, तभी तक ही वह सत्ता में बनी रहती हैं। इसके बाद बच्चों तीसरा बिंदु आता है पुनः निवेश। पुनः निवेश को कहा गया है फीडबैक। सरकार ने या राजनीतिक व्यवस्था ने निवेश प्राप्त किए, निवेश के बाद निर्गत उसने दे दिया, आउटपुट दे दिया, नीतियां बना दी, निर्णय बना दिए। अब यह हमें कैसे, मतलब राजनीतिक व्यवस्था को यह पता कैसे चले कि जो नीतियां बनाई गई हैं, जो निर्णय बनाए गए हैं, वो वैध हैं, वह उचित हैं, जनता ने उसे स्वीकार कर लिया है या नहीं किया है। ये सब बातें कैसे पता चले? वो बच्चों, विद्यार्थियों, वो पता कैसे चलेगी? पुनः निवेश, फीडबैक से पता चलेंगी। ये ही निर्गत राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश पा जाते हैं। और निर्गत मतलब समझ में आया ना, नीतियां और निर्णय, और पुनः निवेश का रूप ग्रहण कर लेते हैं। ईस्टन ने इसे फीडबैक की संज्ञा दी है। फीडबैक के दो पहलू हैं, नकारात्मक और लक्ष्य परिवर्तन। नकारात्मक जिसको स्वीकार नहीं किया है, जिन नीतियों को, निर्णयों को जनता ने स्वीकार नहीं किया है, उसमें नकारात्मकता है। और लक्ष्य परिवर्तन, फिर वो ही नीतियां, वो ही निर्णय, उन्हीं निर्णयों में कुछ मांगे आ जाती हैं, अर्थात फिर वापस से लक्ष्य परिवर्तन हो जाता है राजनीतिक व्यवस्था का। जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनके प्रभाव या परिणाम शीघ्र ही सामने आ जाते हैं। उन निर्णयों के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया यदि नकारात्मक हुई तो अधिकारियों को अपनी त्रुटि सुधारने का मौका मिलता है। अर्थात नकारात्मकता मतलब नीतियां और निर्णय जो बनाए हैं उनमें कोई त्रुटि रह गई है, नकारात्मकता है, तो उस त्रुटि को सुधारने के लिए अधिकारियों को मौका मिलेगा, मतलब व्यवस्थापिका को, कार्यपालिका को मौका मिल जाएगा कि वे उन त्रुटि को सुधारे। साथ ही फीडबैक के आधार पर शासकगण अपने लक्ष्यों में निरंतर परिवर्तन करते रहते हैं। जैसे नीतियां और निर्णय निर्धारित करें और वो नीति और निर्णय जो हैं वो जनता को स्वीकार्य नहीं है, तो कुछ अलग प्रकार की नीतियां बनाई, कुछ अलग प्रकार के निर्णय दिए, जो मतलब क्या हुआ, लक्ष्यों में परिवर्तन हो गया, उद्देश्य परिवर्तित हो गया, उनका जो उसकी जो थीम है, जो निर्णय बनाया, नीतियां बनाई, उसकी थीम है, उसमें कुछ सुधार कर लिया, मतलब त्रुटि में सुधार कर लिया। आप इस तरह से समझ लें इसको कि उस जो नीति और निर्णय जो बनाई है उसमें थोड़ा सुधार कर लिया, अर्थात जो नीति और निर्णय बनाए हैं उनमें सुधार कर लिया और नई नीति और निर्णय जो है उसे प्रदान की गई। फिर आता है फीडबैक के फलस्वरूप कुछ नई मांगे खड़ी होती हैं और इस प्रकार निवेश और निर्गत का यह क्रम सदैव चलता रहता है। और विद्यार्थियों, राजनीतिक व्यवस्था में डेविड ईस्टन के इस निवेश और निर्गत को निवेश और निर्गत मॉडल, आगत या निर्गत मॉडल, या हम कहें इनपुट आउटपुट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, ये हमारे पास एक चित्र उपलब्ध है डेविड ईस्टन का निवेश निर्गत मॉडल। अब चारों तरफ देखो, ये पर्यावरण, ये पर्यावरण, ये पर्यावरण और ये पर्यावरण। इस पर्यावरण से क्या मतलब है? इसमें कौन विद्यमान है? कौन विद्यमान है इसमें? इसमें विद्यमान है जनता, राजनीतिक दल, दबाव समूह, मजदूर यूनियन है ना, और किसी भी प्रकार के संगठन,
जो क्या करती हैं, समाज में चर्चाएं, परिचर्चाएं, क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं करती हैं, जो भी राजनीतिक व्यवस्था करती है। अब ये देखो, निवेश ये है और ये निर्गत है। निवेश के रूप में क्या है, मांगे, और ये क्या हो गया, समर्थन। निर्गत के रूप में क्या आया, नीतियां और निर्णय। अब ये क्या है, रूपांतरण। रूपांतरण मतलब राजनीतिक व्यवस्था, ये राजनीतिक व्यवस्था क्या है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। ठीक है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कुछ भी, तीनों व्यवस्थाएं इसके अंतर्गत आती हैं। तो विद्यार्थियों, मांगे आई, मांगों के रूप में हमारी विभिन्न प्रकार की मांगे आई। कुछ गैर जरूरी होती हैं, कुछ जरूरी मांगे होती हैं, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया है ना। मांगे हर प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब ये मांगों की छटनी कौन करता है, इनकी छटनी की जाती है उन राजनीतिक दलों, दबाव समूह, शिक्षक संघों, है ना, यूनियनों के माध्यम से छटनी की जाती है। जो वाजिब मांगे होती हैं वो विद्यार्थियों इस राजनीतिक व्यवस्था के पास यहां से यहां आ जाती हैं। ठीक है, जब यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था के पास आ गई तो राजनीतिक व्यवस्था में भी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ने क्या विचार किया, इन्होंने ये विचार किया कि किन मांगों पर हमें नीतियां निर्धारित करनी है और क्या नीतियां निर्धारित करनी है। उन नीतियों और निर्णयों को यहाँ से कहाँ भेज दिया, इस पर्यावरण में भेज दिया। ठीक है, नीति और निर्णय बन गए। ठीक है, अब नीति और निर्णय बनने के बाद जो नीति और निर्णय बने वो पर्यावरण में वापस से क्या हुए, सर्कुलेट हुए, है ना, सर्कुलेट हुए। सर्कुलेट होने के बाद फिर उस पर डिस्कशन शुरू हो गया कि भाई ये नीति सही है, गलत है, या बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी सरकार है, बहुत अच्छा हमारे लिए निर्णय लिया, बहुत रोजगार के साधन उपलब्ध करा दिए या नहीं कराए, शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं है, शिक्षा नीति गलत है, ये है। सब तरह की चर्चाएं, परिचर्चाएं होती हैं। अर्थात धीरे धीरे वह चर्चाएं, प्रतिचर्चाएं जो है फीडबैक के रूप में कहां गई, वही राजनीतिक दल, दबाव समूह, शिक्षक संघ, यूनियनें, सबके पास पहुंच गई। और वही फीडबैक कहां पहुंचा, राजनीतिक व्यवस्था, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के पास पहुंचा। फिर इन्हें लगा कि हाँ, वास्तव में हमने नीतियों में कुछ त्रुटि करी है तो उस त्रुटि को वे सुधारेंगे। अगर त्रुटि नहीं की है तो वापस से उन्हीं नीतियों और निर्णयों को वापस से पर्यावरण में सर्कुलेट कर दिया जाएगा। समझ में ये बात। प्रिय विद्यार्थियों, डेविड ईस्टन कहता है कि राजनीतिक व्यवस्था का यह चक्र, यह रूपांतरण प्रक्रिया, एक जिस प्रकार से गाड़ी का पहिया घूमता रहता है उसी प्रकार से ये रूपांतरण प्रक्रिया जो है, निवेश निर्गत मॉडल जो है, यह घूमता रहता है, चलता रहता है। मांगें आती हैं, समर्थन आते हैं, नीतियां, सरकार नीतियां और निर्णय करके वापस से पर्यावरण में भेजती हैं, फिर फीडबैक होता है, फिर फीडबैक से फिर वापस से मांगे और समर्थन आते हैं, और ये रूपांतरण चलता ही रहता है। और यह व्यवस्था जो है, राजनीतिक व्यवस्था, निरंतर चलती ही रहती है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, समझ में आया आप लोगों को कि राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत डेविड ईस्टन का एक आगत निर्गत मॉडल, इनपुट आउटपुट सिस्टम है या निवेश निर्गत रूपांतरण प्रक्रिया है। इसे हमें चित्र के द्वारा अच्छी तरह से हमें याद कर लेना है। और इसके बाद अगले वीडियो में हम व्यवहारवादी उपागम के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।